हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम शुरू करने से पहले ही हमारा दिमाग कह देता है ये तो बहुत मुश्किल है। ये हो ही नहीं पाएगा। हाँ, और ये आवाज तब और भी पक्की हो जाती है जब हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त या परिवार वाले भी कह देते हैं अरे छोड़ो ये तुम्हारे बस का नहीं है। बिल्कुल। एक बाहरी वैलिडेशन मिल जाता है उस शक को। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी अंदरूनी लड़ाई पर बात करने वाले हैं। हमारे पास आत्मविश्वास की शक्ति और असीम क्षमता नाम का एक लेख है। और ये लेख इस उलझन को सुलझाने के लिए कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, बल्कि दो बच्चों की एक हैरान कर देने वाली कहानी का सहारा लेता है, जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस कहानी के जरिए ये समझना कि जब हमें लिमिट करने वाली बाहरी आवाजें नहीं होती तो हमारी अपनी छिपी हुई पोटेंशियल कैसे बाहर आ सकती है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये कहानी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का कोई लेक्चर नहीं है। अच्छा। ये असल में इस बात पर रोशनी डालती है कि जब हमारी काबिलियत पर शक करने वाली आवाजें हट जाती हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। मतलब ये एक तरह से बाहरी शोर के म्यूट होने और हमारी अंदरूनी ताकत के अनम्यूट होने की कहानी है। वाह। तो कहानी बहुत सीधी सी है। दो दोस्त है, एक 10 साल का और दूसरा सिर्फ 6 साल का। खेलते कूदते वो गांव से काफी दूर एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं जहाँ एक पुराना कुआं है। और खेल खेल में जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो गिर गया। हाँ, वो गलती से उस कुएं में गिर जाता है। अब सोचिए वहां कोई मदद के लिए नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सिचुएशन बहुत पैनिक वाली है। लेकिन कहानी का असली हिस्सा यहाँ से शुरू होता है कि उस छोटे बच्चे ने क्या किया। हाँ, वो 6 साल का बच्चा घबराता नहीं है। वो पास में पड़ी एक बाल्टी और रस्सी का इस्तेमाल करता है। बाल्टी कुएं में फेंकता है, उसका दोस्त उसे पकड़ता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लेता है। 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को। हाँ, सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और यही गांव वालों को भी लगा। जब दोनों बच्चे डरे सहमे गांव वापस आए और उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो किसी ने भी, यहाँ तक कि उनके अपने माँ बाप ने भी उनकी बात पे यकीन नहीं किया। सबको लगा होगा कि कहानी बना रहे हैं। सबको लगा कि ये दोनों मिलके कोई कहानी बना रहे हैं, शायद डांट से बचने के लिए। और यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। गांव वालों का जो रिएक्शन था वो कोई जानबूझ के की गई बेइज्जती नहीं थी। ये एक बहुत ही क्लासिक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मतलब इसे हम कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं। कन्फर्मेशन बायस। हाँ, मतलब हम सब दुनिया को अपने अनुभव और पहले से बनी हुई सोच के चश्मे से देखते हैं। उनके दिमाग में ये बात फिट ही नहीं हो रही थी कि एक 6 साल का बच्चा, जो शायद पानी की बाल्टी भी न खींच पाए, वो अपने से डबल वजन के बच्चे को कुएं से कैसे खींच सकता है। मतलब ये सिर्फ उनकी सोच नहीं थी, ये उनकी रियलिटी थी। और बच्चों की कहानी उस रियलिटी से मेल नहीं खा रही थी। प्रिसाइजली। और ये हमें एक और कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल। हाँ, ज्यादातर लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। मतलब वो अपनी सफलता या असफलता का कारण बाहरी चीजों को मानते हैं। लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है। एग्जैक्टली। गांव वाले इसी दायरे में सोच रहे थे। लेकिन उस बच्चे का लोकस ऑफ कंट्रोल उस पल पूरी तरह इंटरनल था। उसकी सफलता सिर्फ उसके एक्शन पर निर्भर थी, किसी और की राय पर नहीं। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। तो गांव में ये बात फैल गई, लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने बच्चों पर यकीन कर लिया। कोई तो होगा। हाँ, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान रहीम चाचा। जब उन्होंने कहा कि बच्चे सच बोल रहे हैं तो सब हैरान रह गए। सारे गांव वाले उनके पास इकट्ठा हुए और बोले, रहीम चाचा, आप तो समझदार हैं, आप इस नामुमकिन बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? समझाइए तो सही, ये हुआ कैसे होगा? और यहीं पर रहीम चाचा का जवाब कहानी का पूरा मतलब ही बदल देता है। बिल्कुल। वो कहते हैं सवाल ये नहीं है कि उस बच्चे ने ये कैसे किया, सवाल ये है कि उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से। उन्होंने प्रॉब्लम को हाउ से वाई पर शिफ्ट कर दिया। और फिर वो जो जवाब देते हैं वो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। रहीम चाचा कहते हैं इसका जवाब बहुत सीधा है। क्या? जिस वक्त वो बच्चा अपने दोस्त को बचा रहा था, उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई भी उसे ये बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। वाह, ये लाइन, ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है पर ये बहुत गहरी है ना? ये पिग्मेलियन इफेक्ट का एकदम उल्टा है। पिग्मेलियन इफेक्ट कहता है कि हमारी दूसरों से जो उम्मीदें होती हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं। अच्छा, जैसे अगर आप किसी को लगातार कहें कि तुम होशियार हो तो वो बेहतर करने लगता है। हाँ, यहां उसका बिल्कुल उल्टा हुआ।
उस बच्चे के आसपास नेगेटिव उम्मीदों का पूरा ढांचा ही गायब था। कोई उससे उसकी उम्र, उसका कद, उसकी कमजोरी याद दिलाने वाला नहीं था। कोई नहीं था। इसलिए उसके दिमाग ने असंभव का सिग्नल रिसीव ही नहीं किया। और जब दिमाग को कोई लिमिट नहीं मिलती तो वो हल ढूंढने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज झोंक देता है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब हमारी जो पोटेंशियल है वो अक्सर हमारी नहीं बल्कि दूसरों की थोपी हुई सीमाओं में कैद रहती है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी है, पर हम में से ज्यादातर लोग रोज रोज कुएं में नहीं गिरते। सही बात है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर तरफ हमें बताने वाले लोग हैं कि ये मुश्किल है या ये ऐसे नहीं होता। ऑफिस में बॉस है, घर पर रिश्तेदार हैं, और सबसे बढ़कर हमारे अपने दिमाग के अंदर एक आवाज है। वो सबसे बड़ी आवाज है। तो इस कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है वाली सिचुएशन को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करें? लेख इस बारे में क्या कहता है? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि हम सब उस सुनसान कुएं के पास नहीं रह सकते। लेख कहता है कि हमें अपना सुनसान कुआं खुद बनाना होगा, और उसका तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। क्या है वो तरीका? लेख में 2 बहुत ही सीधे से कदम बताए गए हैं। पहला, रोज रात को सोने से पहले एक कॉपी में लिखें कि कल क्या क्या करना है। एक टू डू लिस्ट। हाँ, और दूसरा कदम, जो लिखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, तो लेख का समाधान ये है कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएं। ईमानदारी से कहूं तो ये सुन के थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। ये तो हम सबने 100 बार सुना है। क्या लेख में कुछ ऐसा है जो इसे बाकी सलाहों से अलग बनाता है? आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, और लेख भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो इसे अलग बनाती है। ओके। लेख इसे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जोड़ता है जिसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये नहीं लिखते कि क्या करना है, बल्कि आप पहले से ही ये भी तय कर लेते हैं कि कब, कहाँ और कैसे करना है। अच्छा। जैसे सिर्फ कल जिम जाऊंगा लिखने के बजाय आप लिखते हैं, कल शाम 6 बजे ऑफिस से सीधे मैं अपने जिम बैग के साथ XYZ जिम जाऊंगा और 45 मिनट वर्कआउट करूंगा। ओह, तो आप अपने दिमाग को सिर्फ एक टारगेट नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक्शन प्लान दे रहे हैं। मतलब अपने अगले दिन के लिए पहले से ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप अपने दिमाग से फैसला लेने का बोझ हटा रहे हैं। जब सुबह होती है तो दिमाग को यह सोचना नहीं पड़ता कि करूं या ना करूं। उसके पास पहले से ही एक स्क्रिप्ट होती है। हाँ, ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं खींच पाऊंगा या नहीं। उसने बस रस्सी देखी, बाल्टी देखी और खींचना शुरू कर दिया। कोई बहस नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस हमारी रोज की जिंदगी में यही काम करते हैं। वो विल पावर पर हमारे निर्भरता कम कर देते हैं और काम को ऑटोमेटिक बना देते हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। तो ये रोज लिखने की आदत असल में हमारे दिमाग को ट्रेन कर रही है कि वो सोचे कम और करे ज्यादा। बिल्कुल। और इसका एक और फायदा है। लेख इसे माइक्रोविन्स का कॉन्सेप्ट कहता है। माइक्रोविन्स, छोटी छोटी जीतें। हाँ, जब आप अपने लिखे हुए 5 में से 4 काम भी पूरे करते हैं और उन पर टिक लगाते हैं तो आपके दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। एक सिग्नल जाता है कि मैं जो तय करता हूं वो कर सकता हूं। अच्छा। ये छोटी छोटी जीतें रोज जमा होती हैं और धीरे धीरे ये आपके सेल्फ बिलीफ को सीमेंट की तरह पक्का कर देती हैं। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। ये एक प्रोसेस है। हाँ, ये एक प्रोसेस है जो आपके लोकस ऑफ कंट्रोल को धीरे धीरे एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ शिफ्ट करता है। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर वापस आने लगते हैं। तो मतलब वो बच्चा तो एक ही दिन में हीरो बन गया क्योंकि उसके पास कोई नेगेटिव आवाज नहीं थी। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस लिखने की आदत से धीरे धीरे अपने लिए वही माहौल बना सकते हैं। हम हर रोज छोटी छोटी जीत हासिल करके अपने अंदर की उस नेगेटिव आवाज को कमजोर कर सकते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। वो कहानी एक ड्रामेटिक इवेंट है। हमारी जिंदगी छोटे छोटे इवेंट्स का कलेक्शन है। ये मेथड उन छोटे छोटे मोमेंट्स को जीतने का तरीका है। और जब आप लगातार जीतते हैं, भले ही छोटी जीतें हों, तो आपका आत्मविश्वास किसी की राय का मोहताज नहीं रहता। वो आपके अपने एक्शन पर आधारित हो जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें तो बात ये निकलती है कि हमारी क्षमता अक्सर बाहरी आवाजों से नहीं बल्कि उन आवाजों के न होने से तय होती हैं जो कहती हैं कि कुछ असंभव है। बिल्कुल। कहानी हमें दिखाती है कि जब शक का साया हटता है तो इंसान के अंदर से एक अविश्वसनीय ताकत बाहर आ सकती है। सही बात है। और ये ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक, रचनात्मक, हर तरह की ताकत है। और जो प्रैक्टिकल टेकअवे है वो सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है, वो अपने दिमाग को
इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस के जरिए प्री प्रोग्राम करने का तरीका है, ताकि हम रोज छोटी छोटी जीतें हासिल करके अपने सेल्फ बिलीफ की एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकें। ये उस बाहरी शोर के खिलाफ हमारा अपना पर्सनल डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। कहानी में बच्चे की सफलता का कारण ये था कि उसे तू ये नहीं कर सकता कहने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं था। लेकिन ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, उस आवाज का क्या जो हमारे अंदर से आती है, हमारा अपना इनर क्रिटिक। वही। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। अगर उस कुएं के पास कोई और नहीं भी होता, लेकिन वो बच्चा खुद एक सेकंड के लिए सोच लेता कि ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत भारी है, तो शायद वो कोशिश भी नहीं करता। हाँ, तो क्या वो तब भी अपने दोस्त को बचा पाता? शायद नहीं। तो बाहरी दुनिया के गांव वालों को चुप कराना तो एक बात है, लेकिन अपने अंदर बैठे उस गांव वाले को कैसे मैनेज किया जाए जो हर बड़े काम से पहले हमें हमारी सीमाएं याद दिलाता है? शायद ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और लेख का बताया हुआ ये रोज लिखने का अभ्यास शायद उसी अंदरूनी आवाज को फिर से लिखने का, उसे रीस्क्रिप्ट करने का पहला कदम है।